वेलकम बैक गाइस। और अब तक के क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि बैक्टीरिया क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होती है और किस प्रकार से बैक्टीरिया ग्रोथ करता है। बैक्टीरिया के ग्रोथ करने के तरीकों के बारे में हमने देखा। फिर हमने देखा कि किस प्रकार से बैक्टीरिया अपना बचाव करता है, किस प्रकार से बैक्टीरिया रिलीज करता है टॉक्सिन्स को, चाहे वो एक्सोटॉक्सिन हो या फिर वो एंडोटॉक्सिन हो। इतना स्टडी करने के बाद अब हम स्टडी करेंगे कि किस प्रकार से बैक्टीरिया जो होते हैं वह अपने जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है और इसको पढ़ने के बाद हम बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज स्टेनिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में किस प्रकार जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफ़र होता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि यहाँ पर अलग अलग तरीके के 3 प्रोसेस हैं जिन प्रोसेस से बैक्टीरिया अपने जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफ़र करता है। सबसे पहले हमें जानना है एक तरीके को जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा तरीका है ट्रांसडक्शन और तीसरा जो तरीका है उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर होता यह है कि जो बैक्टीरिया है, दिस इज बैक्टीरिया नंबर 1 एंड दिस इज बैक्टीरिया नंबर 2। फॉर एग्जाम्पल, यह बैक्टीरिया नंबर 2 अपने डीएनए को ट्रांसफर करना चाहता है इस बैक्टीरिया नंबर 1 में। तो यहाँ पर यह बैक्टीरिया अपनी सेल वॉल को कई बार हटा देता है, उसकी वजह से यह फ्री डीएनए इन्वायरमेंट में ट्रेवल करता हुआ रैंडमली एब्जॉर्ब हो जाता है बैक्टीरिया नंबर 1 में। और एब्जॉर्ब होने के बाद आया हुआ डीएनए प्रीवियस बैक्टीरिया नंबर 1 के डीएनए में इनकॉर्पोरेट हो जाता है। प्रीवियस डीएनए में नया डीएनए इनकॉर्पोरेट हो जाता है। इस प्रकार डीएनए का इनकॉर्पोरेट होना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। इस प्रकार डीएनए का इनकॉर्पोरेट होना ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। अब यहाँ पर हमने देखा है व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल इन बैक्टीरिया। और यहाँ पर हमने देखा कि द बैक्टीरिया send his DNA in a random environment and the another bacteria who receive the another bacteria's DNA will incorporate mix कर लेगा self DNA into another's DNA। इस प्रकार एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए को अपने अंदर मिक्स कर लेता है। दूसरा जो ट्रांसफर है बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल का मेथड है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसडक्शन। ओवरऑल ट्रांसडक्शन में होता यह है कि एक विशेष प्रकार का विब्रियो फेज नाम का वायरस होता है। एक विशेष प्रकार का विब्रियो फेज नाम का वायरस होता है। यह वायरस देखना यहाँ पर करेगा क्या, दिस इज बैक्टीरिया नंबर 1 एंड दिस इज बैक्टीरिया नंबर 2। बैक्टीरिया नंबर 1 को अपने डीएनए को बैक्टीरिया नंबर 2 में भेजना है तो कई बार लेबोरेटरी मेथड में और कई बार नेचुरली एक विशेष प्रकार का वायरस होता है जिसे बोलते हैं, कई बार हम लोग उसे बोलते हैं विब्रियो फेज। तो यह जो विब्रियो फेज होता है यह इस डीएनए को अपटेक कर लेता है और इस डीएनए को ले जा करके दूसरे बैक्टीरिया में छोड़ देता है। डीएनए के इस प्रकार के ट्रांसफर को हम लोग ट्रांसडक्शन बोलते हैं। ट्रांसडक्शन में विब्रियो फेज, अब देखो विब्रियो फेज की जगह अगर मैं सही तरीके वाला नाम दूं जैसे विब्रियो फेज इज एग्जाम्पल, तो अगर आपको ओवरऑल बोलना हो तो यह बोलना है बैक्टीरियो फेज।
तो बैक्टीरियोफेज का एक एग्जाम्पल था विब्रियोफेज, जिसका मैंने नाम यहाँ पर लिख दिया। तो आप तो इतना सा ध्यान रखना कि ओवरऑल बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, यह एक प्रकार के वायरस होते हैं। यह बैक्टीरिया नंबर 1 से बैक्टीरिया नंबर 2 में अपने डीएनए को ट्रांसफर कर देते हैं। इस प्रकार यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर हो जाता है। प्रोसेस नंबर 3 दैट इज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन की प्रोसेस में सिंपली एक बैक्टीरिया नंबर 1, दिस इज बैक्टीरिया नंबर 2, एक बैक्टीरिया अपने जेनेटिक मटेरियल को पिलाई के थ्रू, पिलाई आपने नाम सुना होगा, एक प्रकार की ट्यूब लाइक अपेंडेजेस होती हैं जो कि बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन से अराइज होती है। तो एक बैक्टीरिया अपने जेनेटिक मटेरियल को पिलाई के थ्रू बैक्टीरिया नंबर 2 में ट्रांसफर कर देता है। इस प्रकार के बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल के ट्रांसफर को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं। तो बैक्टीरिया के अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसी प्रोसेसेस पाई जाती है, जिसमें एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर कर देता है। इन तरीकों के बारे में हमने जाना, जिसमें पहले तरीके को ट्रांसफॉर्मेशन कहा है और दूसरे तरीके को हमने ट्रांसडक्शन कहा है और तीसरे तरीके को हमने कॉन्जुगेशन कहा है। समझने वाली बात, ट्रांसफॉर्मेशन में रैंडम अपटेक होता है, डीएनए का रैंडम अपटेक होता है, यह यहां पर क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ट्रांसडक्शन के अंदर बैक्टीरियोफेज से डीएनए ट्रांसफर होता है और कॉन्जुगेशन में पिलाई से जो है डीएनए का ट्रांसफर होता है। यह छोटा सा टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट होता है। अब हम स्टडी करेंगे बैक्टीरिया के एनवायरनमेंट के बारे में कि बैक्टीरिया को जीवित रहने के लिए किस किस प्रकार का एनवायरनमेंट चाहिए या फिर कौन कौन से न्यूट्रिशन चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ESIC, रेलवे, DSSB जैसे एग्जाम में यहां से हर बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, इस टॉपिक को हमें यहां पर अंडरस्टैंड करना है कि कौन कौन से फैक्टर बैक्टीरिया की ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी भी बैक्टीरिया को ग्रोथ करनी है उसके लिए उसे एक आइडियल एनवायरनमेंट चाहिए। उसके लिए जिस टर्म को हम यूज लेते हैं उसे बोलते हैं ऑप्टिमम। ऑप्टिमम उसे टेम्परेचर चाहिए, ऑप्टिमम पीएच चाहिए, ऑप्टिमम ह्यूमिडिटी चाहिए, ऑप्टिमम डार्कनेस एक बैक्टीरिया को चाहिए। इसके बाद बैक्टीरिया को अगर सही तरीके से ग्रोथ करना है तो उसको वहाँ पर ऑक्सीजन या हम बोल सकते हैं गैसेस चाहिए, और सिक्स्थ वाइब्रेशन जैसे फैक्टर जो हैं वो एब्सेंस होने चाहिए। तो यहाँ पर हमें यह समझ में आया कि ऑप्टिमम बैक्टीरिया की ग्रोथ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स में हमें बैक्टीरिया को ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, पीएच चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, डार्कनेस चाहिए, गैसेस चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी, तो हमें एक चीज़ की कॉमन अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है कि यहाँ पर हम पढ़ेंगे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर ग्रोथ करनी है और उसको अगर हमारी बॉडी के अंदर जाना है तो फिर पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सरवाइव करना होगा उस टेम्परेचर पर, उस पीएच पर जिस पर ह्यूमन अक्सर सरवाइव किया करते हैं। इसी प्रकार हमें यह याद रखना है कि ऑप्टिमम टेम्परेचर बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात की जाए तो वो नॉर्मल होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं इससे कम डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ग्रो कर लेते हैं। उसी के आधार पर बैक्टीरिया के टाइप होते हैं। किसी को हम बोलते हैं साइक्रोफाइल बैक्टीरिया, किसी को हम बोलते हैं मीजोफाइल बैक्टीरिया और किसी को हम लोग बोलते हैं थर्मोफाइल बैक्टीरिया। यहां पर हमें यह समझना है साइक्रोफाइल, मीजोफाइल और थर्मोफाइल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होते हैं वो यहां पर 3 प्रकार के होते हैं, साइक्रोफाइल, मीजोफाइल और
थर्मोफाइल। अब यहाँ पर समझेंगे साइक्रोफाइल बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो अपनी ग्रोथ लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं। साइक्रोफाइल बैक्टीरिया ठंडे एनवायरनमेंट में ग्रोथ करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। दूसरी बात, मीजोफाइल बैक्टीरिया। मीजोफाइल बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए टेम्परेचर चाहिए 25 डिग्री टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। जो बैक्टीरिया ग्रोथ करते हैं उन बैक्टीरिया को हम मीजोफाइल बैक्टीरिया कहते हैं। और जो बैक्टीरिया ऐसा कहा जाता है कि 55 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा पर भी ग्रोथ कर लेते हैं, ऐसे बैक्टीरिया उसको हम थर्मोफाइल बैक्टीरिया कहते हैं। तो कई बार ये क्वेश्चन अगर घूम करके पूछा जाए पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजेनिक बैक्टीरिया होंगे साइक्रोफाइल, मीजोफाइल या थर्मोफाइल, तो यहाँ पर आंसर जाना चाहिए मीजोफाइल नॉर्मली। दूसरा, जनरल अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन उठता है पीएच, बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए कौन सी पीएच चाहिए। नॉर्मली कुछ कुछ बुक्स में लिखा हुआ है 6.8 से 7.6 तक की पीएच पर, 7.6 तक की पीएच पर बैक्टीरिया इजीली ग्रोथ कर लेते हैं। परंतु कुछ विशेष प्रकार की परिस्थितियों में या कुछ विशेष प्रकार की क्वेश्चन के सीरीज में, क्वेश्चन के ऑप्शन में अगर आ जाए तो कुछ बैक्टीरिया 7.2 से लेकर के 7.6 तक की पीएच पर भी ग्रोथ कर लेते हैं। तो नॉर्मल पीएच फॉर बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो ध्यान हमें रखना है कि वो एल्केलाइन होती है, स्लाइटली एल्केलाइन या एल्केलाइन होती है 6.8 से 7.6, 7.2 से 7.6। हाँ, लेकिन कई बार क्वेश्चन आता है जो हमारा विब्रियो कोलेरी है वो एल्केलाइन पीएच पर भी ग्रोथ कर जाता है। दूसरा, ह्यूमिडिटी के बारे में हमें मालूम है ही, फिर हमें मालूम है डार्कनेस के बारे में कि किसी भी बैक्टीरिया को ग्रोथ करनी चाहिए तो उसको लाइट वाला इन्वायरमेंट नहीं चाहिए, उसे डार्क इन्वायरमेंट चाहिए होता है। अब बात बचती है गैसेस की, ऑक्सीजन की। इसकी प्रेजेंस के बेसिस पर हम बैक्टीरियाज को बहुत सारे भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। आपको याद रखना है टेम्परेचर, pH, humidity, darkness, oxygen and absence of vibration. These are the factors which affect the growth of bacteria, in which we have been discussed about temperature. On the basis of temperature, there are three types of bacterial group, which is saccharofile, mesophile and thermophile. The mesophile is the category which belongs to the pathogenic bacteria. अब हमें डिस्कस करना है एक विशेष प्रकार की कैटेगरी के बारे में जिन्हें हम कहते हैं एरोबिक बैक्टीरिया, एनएरोबिक बैक्टीरिया। यानी कि अब हम पढ़ेंगे कि गैसेस किस प्रकार जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ को अफेक्ट करती है। फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, तो यहां पर हम पढ़ेंगे गैसेस के बारे में। गैसेस कौन कौन सी होगी, एक होगी ऑक्सीजन, एक होगी CO2। सिंपल सी बात, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रोथ करने वाले बैक्टीरिया को हम बोलेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रोथ करने वाले बैक्टीरिया को हम बोलेंगे एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया। दूसरी बात, ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रोथ करने वाले बैक्टीरिया को हम बोलेंगे एनएरोबिक बैक्टीरिया। और जिन बैक्टीरिया को अपनी ग्रोथ करने के लिए CO2 चाहिए, यही प्रश्न पेपर में कंफ्यूज करेगा, जिन बैक्टीरिया को अपनी ग्रोथ करने के लिए CO2 चाहिए उन बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, एनारोबिक या कैप्नोफिलिक। ध्यान रखना, उन बैक्टीरिया को हम कहेंगे कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे उन बैक्टीरिया को, कैप्नोफिलिक बैक्टीरिया। अब मेरी बात ध्यान से समझना क्या है कि जिन बैक्टीरिया को CO2 चाहिए उनको बोला कैप्नोफिलिक, जिनको ऑक्सीजन चाहिए उनको बोला एरोबिक, जिनको नहीं चाहिए उनको बोला हमने एनारोबिक। अब हम यह बताने वाले हैं कि यहाँ पर कैप्नो जो वर्ड है इसका मतलब CO2 होता है। तो यहाँ पर कई बार जब पर्सन देखो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता देते हैं, कई बार जब पर्सन वेंटिलेटर पर होता है तो वेंटिलेटर वाले पर्सन के अंदर उसके लंग्स में CO2 की मात्रा चेक की जाती है। यही CO2 की मात्रा बताती है कि वेंटिलेटर सही तरीके से फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि वेंटिलेटर का मेन काम यही तो है ना, एल्वियोलाई को फुला के रखना प्लस CO2 की कंसंट्रेशन को लंग्स में इंक्रीज होने
नहीं देना। अब CO2 की कंसंट्रेशन को अगर लंग्स में इंक्रीज होने नहीं देना है तो हमें CO2 की कंसंट्रेशन को मेजर करना पड़ेगा, और अगर हमें CO2 की इस कंसंट्रेशन को मेजर करना है तो मेजर करने वाले उस ग्राफ को हम बोलेंगे कैप्नोग्राफी। प्रश्न यही आता है कि किसी पर्सन के अंदर एंडोट्रेकियल ट्यूब डाली गई है, एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट की गई है, तो अगर एंडोट्रेकियल ट्यूब किसी पर्सन के अंदर इंसर्ट की गई है तो फिर मोस्ट एक्यूरेट मेजर टू चेक एडिक्वेसी, टू चेक इंटैक्ट ईटी ट्यूब, टू चेक करेक्ट प्लेसमेंट ऑफ ईटी ट्यूब इज टू डन या टू डू कैप्नोग्राफी, टू मेजर अमाउंट ऑफ CO2 in the lungs of a patient is the most accurate measure to identify, to indicate the accurate placement of ET tube and the well functioning of ventilator. Ventilator सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, CO2 से पता पड़ेगा। ये हो गई एक्स्ट्रा बात। अब मेरी बात ध्यान से समझना, एरोबिक बैक्टीरिया और एनारोबिक बैक्टीरिया। प्रश्न आते हैं यहां से। तो बैक्टीरिया को जीने के लिए दो प्रकार की गैस चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और CO2 चाहिए। जिनको ऑक्सीजन चाहिए एरोबिक बोलेंगे, CO2 चाहिए कैप्नोफिलिक बोलेंगे। अब जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं इनकी भी दो कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी जो होती है वो होती है ऑब्लिगेट एरोब, पहले कैटेगरी को बोलते हैं ऑब्लिगेट एरोब। सेकंड जो कैटेगरी उसे होती है उसे हम लोग बोलते हैं फैकल्टेटिव, जो सेकंड हमारी कैटेगरी है उसे हम लोग बोलते हैं फैकल्टेटिव एरोब। अब ऑब्लिगेट का मतलब क्या होता है, चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, यानी कि ऐसे बैक्टीरिया जिनको अगर जीना है तो इनको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, या ऑक्सीजन की एब्सेंस को टॉलरेट नहीं कर सकते। इस प्रकार के बैक्टीरिया को हम कहते हैं ऑब्लिगेट एरोब। अब देखिए, अगर आपको भी लाइफ में आपके गोल्स को हासिल करना है, अपने लक्ष्य को पाना है, तो आपको ऑब्सेस्ड होना पड़ेगा। दोस्तों, ऑब्सेशन कोई बीमारी नहीं है, ऑब्सेशन हमारी शक्ति होती है। ऑब्सेशन, ऑब्सेशन मतलब विचारों का रिपीटेशन, बार बार विचारों को आना, बार बार विचारों को आना। तो ध्यान रखना, अब इफ यू वांट टू बी सक्सीड, इफ यू वांट टू बी सक्सीड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यू शुड टू बी ऑब्सेस्ड विद योर गोल, यू शुड टू बी ऑब्सेस्ड विद योर फंक्शन, यू शुड टू बी ऑब्सेस्ड विद योर एक्शंस। आपको अपने गोल को पाने के लिए कौन कौन से एक्शंस लेने, तो ऑब्सेशन आपके अंदर जरूरी है। और ऑब्सेशन तभी आता है जब आप ऑब्लिगेट होते हैं। ऑब्लिगेट का मतलब चाहिए ही चाहिए। देखिए, गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट होना है तो दो तरह के कैंडिडेट होते हैं, एक मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, और दूसरे वाले होते हैं मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही चाहिए। क्या आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए या चाहिए ही चाहिए? चाहिए ही चाहिए जिनका होता है उनके एक्शंस अलग लेवल के होते हैं, उनके एक्शंस सुपीरियर लेवल के होते हैं। इसीलिए अगर आपको गवर्नमेंट कैंडिडेट बनना है, गवर्नमेंट जॉब में सेलेक्ट होना है, यू शुड टू बी ऑब्सेस्ड एंड यू शुड टू बी ऑब्लिगेट अबाउट योर एक्शंस। मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, मुझे रिवीजन करना ही करना है, मुझे सिलेबस करना ही करना है, मुझे नए क्वेश्चन करने ही करने हैं, क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन करने ही करने हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करने ही करने हैं। एक ही टॉपिक पर 10 तरह के क्वेश्चन करने हैं, एक ही टॉपिक पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढ करके करने, अच्छे टॉपिक के नोट्स बनाने हैं। आपके अंदर जब तक ये ऑब्लिगेशन नहीं होगा तब तक कहीं ना कहीं आपकी तैयारी अधूरी रहने वाली है। सो इफ यू वांट टू बी सक्सीड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यू शुड टू बी ऑब्सेस्ड अबाउट योर गोल्स। ऑब्सेशन चाहिए, इसी के लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, चाहिए ही चाहिए। तो ऑब्लिगेट एरोब वो बैक्टीरिया होते हैं जिनको ग्रोथ करने के लिए ऑब्सेशन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, और इसी को हम लोग बोलते हैं, इस बैक्टीरिया का एग्जाम्पल होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई इज द एरोबिक बैक्टीरिया, इज द ऑब्लिगेट एरोबिक बैक्टीरिया। दूसरे जो बैक्टीरिया हमारे होते हैं फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। इन फैकल्टेटिव बैक्टीरिया की खास बात ये होती है, ये बड़े कमजोर वाले होते हैं। ऑक्सीजन नहीं है तब भी हम काम चला लेंगे। तो कुछ समय तक ऑक्सीजन की एब्सेंस को, कुछ समय तक ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को, ऑक्सीजन की लैक को कंपनसेट करने वाले, उसको टॉलरेट करने वाले इन बैक्टीरियाज को हम लोग बोलते हैं फैकल्टेटिव बैक्टीरिया। तो फैकल्टेटिव बैक्टीरिया का सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है लैक्टोबैसिलाई।
लैक्टोबैसिलाई। तो आपने देखा है अभी एरोबिक बैक्टीरिया के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन माइक्रोबायोलॉजी पढ़ करके आपके कंसेप्ट जरूर क्लियर होंगे। एरोबिक क्या होता है, एनाएरोबिक क्या होता है, और जितने भी माइक्रोबायोलॉजी में हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं ये कहीं ना कहीं इंटरलिंकेड है। चाहे आप इम्यूनिटी का टॉपिक पढ़ें, चाहे बैक्टीरिया के टॉपिक पढ़ें, और आजकल के जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उन एग्जाम्स में माइक्रोबायोलॉजी का स्टेटस वैसे बढ़ ही रहा है। और अगर माइक्रोबायोलॉजी से आपको लगता है कि क्वेश्चन नहीं भी आते हैं, तब भी आपको यह तो देखना पड़ेगा कि माइक्रोबायोलॉजी एक बोनस सब्जेक्ट है। यानी कि जितने भी कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं उनमें से मेरा ऐसा मानना है कि 50% स्टूडेंट तो माइक्रोबायोलॉजी जैसे सब्जेक्ट को हाथ ही नहीं लगाते हैं। अगर 50% माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ते भी है तो ये उनके लिए बोनस है, क्योंकि वो उन 50% से ईजिली आगे निकल जाएंगे। और यह आपने अभी रायपुर एम्स के एग्जाम में, पटना एम्स के एग्जाम में आपने देख भी लिया होगा कि किस प्रकार से 10-10 क्वेश्चन माइक्रोबायोलॉजी के आए थे। रेलवे के एग्जाम में जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए उनमें रेलवे के एक एक पेपर जो हुआ है उसमें 100 क्वेश्चन में से 10-10 क्वेश्चन माइक्रोबायोलॉजी के। ऐसे में आपको समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट कितना इंपॉर्टेंट है। हाँ, हो सकता है सब्जेक्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का है, थोड़ा सा अजीब व गरीब टाइप का है, आपके ऑल सब्जेक्ट के साथ तालमेल इतना नहीं बना पाता है, लेकिन सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। और नहीं भी है तो हमें तो तैयारी पूरी करनी है और सिलेबस कंप्लीट करना है और अच्छे अच्छे क्वेश्चन को देखना है। जैसे आपने देखा कैप्नोग्राफी, तो इंडिकेट एक्यूरेट प्लेसमेंट ऑफ ईटी ट्यूब। चलिए फिर काम की बात के बाद अब आते हैं हमारे एनारोबिक बैक्टीरिया की तरफ। एनारोबिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की एब्सेंट में ग्रोथ करे। एनारोबिक बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रोथ करने के बाद फर्मेंटेशन करते हैं। फर्मेंटेशन करते हैं बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया जो क्या करेंगे, फर्मेंटेशन करेंगे। फर्मेंटेशन करेंगे तो कौन सा एसिड बनेगा भैया, लैक्टिक एसिड बनेगा। और अगर लैक्टिक एसिड बनेगा तो CO2 भी बनेगी। तो ऐसे बैक्टीरिया जो कि CO2 को प्रोड्यूस करते हैं, लैक्टिक एसिड बनाते हैं, बैक्टीरिया को एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। कुछ बैक्टीरिया कहते हैं कि भैया ऑक्सीजन आएगी तो मैं किल हो जाऊंगा, भैया ऑक्सीजन आएगी तो मैं किल हो जाऊंगा, मुझे ग्रोथ करने के लिए सिर्फ और सिर्फ चाहिए ऑक्सीजन की एब्सेंस। मुझे ग्रोथ करने के लिए सिर्फ और सिर्फ चाहिए ऑक्सीजन की एब्सेंस। तो जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन की एब्सेंस में ग्रोथ करते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया, उनमें भी बिल्कुल स्ट्रिक्ट एब्सेंस में ग्रोथ करने वाले बैक्टीरिया जो होते हैं वो होते हैं ऑब्लिगेट एनारोब। और ऑब्लिगेट एनारोब का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हमारा क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही ग्रोथ करता है। इसीलिए अगर किसी पर्सन के वुंड में क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी चला गया है, पर्सन को टिटेनस हो गया है, ऐसे में अगर उसके वुंड को हमें ट्रीट करना है, मसल के अंदर गए हुए क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी को मारना है, तो फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ जाता है वो यह है कि क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी क्योंकि एक एनारोबिक बैक्टीरिया है, ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया है, तो इसको किल करने का एकमात्र तरीका होगा हाइपर बैरिक ऑक्सीजन। किल करने का एकमात्र तरीका होगा हाइपर बैरिक ऑक्सीजन। हाइपर बैरिक ऑक्सीजन थेरेपी देकर के हम किल कर सकते हैं बैक्टीरिया को। अब यहां पर हम लोग इतना समझ चुके हैं कि एनारोबिक बैक्टीरिया, ऑब्लिगेट बैक्टीरिया, हाइपर बैरिक ऑक्सीजन थेरेपी से हम किल कर सकते हैं बैक्टीरिया को। अब उसके बाद हमें यहां पर समझना है कि कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं फैकल्टेटिव एनारोब बैक्टीरिया। जो फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी ग्रोथ कर लेते हैं, तो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन की प्रेजेंस को टॉलरेट कर लेते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है ई कोलाई। तो जिन बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए CO2 चाहिए वो होते हैं कैप्नोफिलिक, लेकिन जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए वो होते हैं एनारोबिक। ऑब्लिगेट का एग्जाम्पल है क्लॉस्ट्रीडियम। क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी में एक चीज का ध्यान रखना, इसके वुंड को ट्रीट करने के लिए हम देते हैं हाइपर बैरिक ऑक्सीजन थेरेपी, क्योंकि ऑक्सीजन जाएगी, एनारोबिक बैक्टीरिया टॉलरेट नहीं कर पाएगा। और अगर एनारोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन को टॉलरेट नहीं कर पाएगा तो फिर उसकी डेथ हो जाएगी। इस प्रकार से यहां पर इस टॉपिक में हमने पढ़ा है कि बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए कौन कौन सा एनवायरमेंट चाहिए होता है। अब हम यहां पर एक और टॉपिक जो हमारा इंपॉर्टेंट है, हमारा बाकी है, उसको हम स्टडी कर लेते हैं।
स्टेनिंग। फ्रेंड्स, स्टेनिंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि माइक्रोबायोलॉजी में जितने भी बैक्टीरिया हैं उन बैक्टीरिया को हम देख थोड़ी सकते हैं, क्योंकि नेकेड आई से बैक्टीरिया को देख पाना इम्पॉसिबल है, क्योंकि बैक्टीरिया तो वैसे भी इतने छोटे होते हैं, 80% इनमें वाटर होता है, इनमें कोई कलर तो होता नहीं है। तो अगर हमें बैक्टीरिया को देखना है तो फिर किसकी ज़रूरत पड़ेगी? माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर बैक्टीरिया को देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी तो माइक्रोस्कोप में भी बैक्टीरिया डायरेक्टली दिखता है, उसको देखने के लिए उसके अंदर हमें कलर्स को डालना पड़ता है। कलर्स को डालने की वजह से वो विजुअल स्पेक्ट्रम को अट्रैक्ट करते हैं और उसके बाद उनके स्पेक्ट्रम आइज में आते हैं और हम उनको देख पाते हैं। यानी कि सरल शब्दों में बात कहें तो बैक्टीरिया में कलर डालना पड़ता है, होली खिलानी पड़ती है, होली खिलाने के बाद ही हम बैक्टीरिया को देख सकते हैं। तो सबसे पहली क्वेश्चन यही बनता है, स्टेनिंग क्या है? स्टेनिंग का मतलब यही हो गया स्टेनिंग का मतलब क्या होता है? तो स्टेनिंग का सिंपल सा मतलब होता है कलर कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना। स्टेनिंग का सबसे सिंपल सा मतलब होता है कलर कॉन्ट्रास्ट को क्रिएट करना। अब स्टेनिंग के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि सबसे पहले हम समझते हैं एक सिंपल सा तरीका, सिंपल स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग। अब जो सिंपल स्टेनिंग में क्या करना है, अगर हमें बैक्टीरिया को देखना है, इसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है, तो हमें कई बार क्या होता है केवल बैक्टीरिया की प्रेजेंस को पता लगाने के लिए सिंपल स्टेनिंग की जाती है। बैक्टीरिया की प्रेजेंस को पता लगाने के लिए सिंपल स्टेनिंग की जाती है। इस सिंपल स्टेनिंग में सिंपल सा इतना सा होता है, एक डाई यूज की जाती है जिसको बोलते हैं मैथिलीन ब्लू डाई। मैथिलीन ब्लू डाई का हम यूज़ करते हैं। मैथिलीन ब्लू डाई को डालने के बाद कई बार क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं उनके ऊपर मैथिलीन ब्लू कलर का कलर हो जाता है, जिससे सिर्फ इतना सा पड़ता है कि बैक्टीरिया प्रेजेंट है, लेकिन इनसे यह नहीं पता पड़ता है कि कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंस है। तो ओनली बैक्टीरिया की प्रेजेंस का पता लगाने के लिए जो स्टेनिंग की जाती है उसे हम लोग बोलते हैं सिंपल स्टेनिंग। एक इंपॉर्टेंट स्टेनिंग टेक्निक है जो कि इंपॉर्टेंट है, एक स्टेनिंग टेक्निक है जिसे हम लोग बोलते हैं नेगेटिव स्टेनिंग। अब नेगेटिव स्टेनिंग में होता क्या है कि नेगेटिव स्टेनिंग जो है वो पता लगाती है कि बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड है या फिर नॉन कैप्सुलेटेड है, क्योंकि कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को स्टेनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि कैप्सूल हार्ड होता है, किसी भी प्रकार के कलर का रिटेंशन कैप्सूल नहीं करता है। अब जब कैप्सूल किसी भी प्रकार के कलर का रिटेंशन नहीं करता है तो फिर कैप्सूल को स्टेन कर पाना बहुत मुश्किल है। ऐसे में हमें यह देखना होता है कि बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार की स्टेनिंग लेते हैं, उसके बाद उस डाई को हम डाल देते हैं। डाई को डालने पर आसपास का जो बैकग्राउंड होता है वह स्टेन्ड हो जाता है। ऐसे में बीच वाले इस आसपास का बैकग्राउंड तो जो है वो स्टेन हो जाएगा और माइक्रोस्कोप से देखने पर हम यह पाएंगे कि बैक्टीरिया अलग से दिखाई देते हैं। तो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को देखने के लिए एक स्टेनिंग का तरीका काम में लिया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं नेगेटिव स्टेनिंग, जिसे हम लोग बोलते हैं नेगेटिव स्टेनिंग। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आता है, कई बार जो बैक्टीरिया होते हैं उन बैक्टीरिया के अंदर विभिन्न प्रकार के कलर होते हैं, विभिन्न प्रकार के वेसाइकल होते हैं। यह क्वेश्चन पूछा गया है DSSB में। कई बार जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के अंदर विभिन्न प्रकार के कलर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, कलर के वेसाइकल होते हैं, इन्हें हम लोग बोलते हैं मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल। इन्हें हम लोग बोलते हैं मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल। तो जो बैक्टीरिया होते हैं इन बैक्टीरिया में होते हैं मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल। अब मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स को देखने के लिए जो स्टेनिंग की जाती है उस स्टेनिंग को हम लोग बोलते हैं एल्बर्ट स्टेनिंग। उस स्टेनिंग को हम लोग बोलते हैं एल्बर्ट स्टेनिंग। एल्बर्ट स्टेनिंग वो तरीका है जिस तरीके में हम क्लोस्ट्रीडियम डिप्थीरिया को देखने के लिए कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया
कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया को देखने के लिए जो हम स्टेनिंग करते हैं उस स्टेनिंग को हम लोग बोलते हैं एल्बर्ट स्टेनिंग। एल्बर्ट स्टेनिंग के अंदर बैक्टीरिया जिनके अंदर मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स होते हैं वो अलग अलग तरह के कलर ले लेते हैं और वो अलग अलग तरह के कलर में दिखाई देते हैं। अलग अलग तरह के कलर में दिखाई देने की वजह से इस प्रकार के तरीके को हम बोलते हैं मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स। मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल को देखने के लिए जो तरीका काम में लिया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं एल्बर्ट स्टेनिंग। एल्बर्ट स्टेनिंग जो है वो कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया की प्रेजेंस को पता लगाने के लिए की जाती है। अब यहां तक हम पढ़ चुके हैं 3 प्रकार की स्टेनिंग। सिंपल स्टेनिंग मैथिलीन ब्लू ज़्यादा काम की नहीं है, लेकिन नेगेटिव स्टेनिंग काम की है क्योंकि बैकग्राउंड गेट स्टेंड, बैकग्राउंड जो है वो स्टेंड हो जाएगा लेकिन बैक्टीरिया स्टेंड नहीं होगा। ऐसे में हम बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वह आता है मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स। मेटाक्रोमेटिक ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वह कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरिया में पाए जाते हैं और इस प्रकार की स्टेनिंग करने को हम बोलते हैं एल्बर्ट स्टेनिंग। एक विशेष प्रकार की स्टेनिंग और होती है यहां पर, अगर हम उसे समझें, दैट इज हैंगिंग ड्रॉप मेथड। हैंगिंग ड्रॉप मेथड। हैंगिंग ड्रॉप मेथड जो होता है वो मेथड होता है जिस मेथड से हम बैक्टीरिया की मोटिलिटी को आइडेंटिफाइड कर लेते हैं। बैक्टीरिया की मोटिलिटी को हम आइडेंटिफाई करने के लिए बैक्टीरिया मोटाइल है, नॉन मोटाइल है, फ्लैजिलेट है, नॉन फ्लैजिलेट है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम जिस मेथड का यूज़ करते हैं उसे हम लोग बोलते हैं हैंगिंग ड्रॉप मेथड। थोड़ा रटने वाला क्वेश्चन है, इसको रट लेना। हैंगिंग ड्रॉप मेथड ये DSSB में पूछा गया, सॉरी ये RRB 2019 में पूछा गया प्रश्न है हैंगिंग ड्रॉप मेथड। हैंगिंग ड्रॉप मेथड किस काम में आएगा? बैक्टीरिया की मोटिलिटी को चेक करने में काम आएगा। इस प्रकार से होता क्या है, 5th नंबर पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने एक बैक्टीरिया का नाम सुना होगा स्पाइरोकीट्स। स्पाइरोकीट्स जो होते हैं उनका एक एग्जाम्पल है आपके सामने, ट्रेपोनीमा पैलिडम। अब जो ट्रेपोनीमा पैलिडम नाम का बैक्टीरिया है, ट्रेपोनीमा पैलिडम नाम का बैक्टीरिया है, इस ट्रेपोनीमा पैलिडम को देखने के लिए हमें जिस स्टेनिंग मेथड का यूज करना होता है उस मेथड को हम बोलते हैं इम्प्रेग्नेशन मेथड। अब इस इम्प्रेग्नेशन के मेथड में होता यह है कि हम यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट नाम की डाई लेंगे, सिल्वर नाइट्रेट नाम की डाई लेंगे। तो हम करने वाले क्या है, ये हमारा स्पाइरोकीट वाला मामला है, बैक्टीरिया है, इसके ऊपर हम सिल्वर नाइट्रेट डाल देंगे। सिल्वर नाइट्रेट डालने से क्या होगा, सिल्वर नाइट्रेट इसकी कवरिंग कर देगी। कवरिंग करने से क्या होगा, यह जो थिन बैक्टीरिया है, यह जो थिनेस्ट बैक्टीरिया है, ये थिनेस्ट बैक्टीरिया सिल्वर नाइट्रेट से थिक हो जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट क्योंकि चांदी की कवरिंग है तो थोड़ा बहुत इसको ट्रांसपेरेंट रखेगी। इस प्रकार हम स्पाइरोकीट की स्टडी कर पाएंगे। तो समझना यह है कि यह जो स्पाइरोकीट होता है, स्पाइरोकीट बहुत ही थिनेस्ट बैक्टीरिया होता है। इसको देखने के लिए इम्प्रेग्नेशन मेथड को हम काम में लेते हैं। इम्प्रेग्नेशन स्टेनिंग का वो मेथड है जिस मेथड से हम बैक्टीरिया को थिक बनाते हैं। तो यह भी स्टेनिंग का एक तरीका होता है। अब हम डिस्कस करेंगे पॉइंट नंबर 6 पर। उससे पहले पॉइंट नंबर 4 को आपको याद रखना है, बैक्टीरिया की मोटिलिटी देखने का सबसे बेहतरीन अचूक तरीका होता है हैंगिंग ड्रॉप मेथड। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने है, वो है एसिड फास्ट स्टेनिंग। एसिड फास्ट स्टेनिंग यह बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है। आप लोगों ने बैक्टीरिया का नाम सुना होगा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। इस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई को देखने के लिए हमें जिस तरीके को काम में लेना होता है उसका नाम है एसिड फास्ट। नाम में ही है कि यह जो माइकोबैक्टीरियम है
वो एसिडिक डाई को नहीं लेता, वह बेसिक डाई से स्टेन होता है, इसीलिए इसे हम लोग बोलते हैं एसिड फास्ट स्टेनिंग। और यह एसिड फास्ट स्टेनिंग करने के बाद यह क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया था कि बैक्टीरिया कौन से कलर का दिखाई देगा। बैक्टीरिया एसिड फास्ट स्टेनिंग करने के बाद रेड कलर का दिखाई देगा। और सबसे ज़्यादा प्रश्न जो पूछा जाता है वो यह तरीका होता है कि कौन सा बैक्टीरिया एसिड फास्ट बैक्टीरिया होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, दीज आर बोथ एसिड फास्ट बैक्टीरिया। अब एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है एमएससी एंट्रेंस में, तो कई बार पूछा जाता है, एसिड फास्ट स्टेनिंग का दूसरा नाम क्या होता है। तो एसिड फास्ट स्टेनिंग का दूसरा नाम होता है जील नील्सन स्टेनिंग। जील नील्सन स्टेनिंग, एसिड फास्ट स्टेनिंग का दूसरा नाम है जील नील्सन स्टेनिंग। और यहाँ पर हमें यह याद रखना है कि जील नील्सन स्टेनिंग जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई के केस में की जाती है, और इसको करने के बाद बैक्टीरिया जो है वो रेड कलर का अपीयर होता है। आई होप गाइस आपको यह चीज समझ में आ रही होगी। अब स्टेनिंग हम सब पढ़ चुके हैं, एक मेन स्टेनिंग हमें पढ़नी है जिससे क्वेश्चन आते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसका नाम है ग्राम स्टेनिंग। ग्राम स्टेनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ग्राम स्टेनिंग क्या होती है। तो सबसे सिंपल सी बात है, पहली बात तो हमें ये पता करनी कि स्टेनिंग का एक तरीका है। ये सबसे ज़्यादा स्टेनिंग का सबसे कॉमन तरीका है, क्योंकि ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्राम नाम की जो डाई होती है क्रिस्टल वॉयलेट उसको ले लेते हैं। जो ले लेते हैं उनको ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, और जो बैक्टीरिया क्रिस्टल वॉयलेट को नहीं लेते हैं उन्हें हम ग्राम नेगेटिव बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन आते हैं इसके प्रोसीजर से। अब ध्यान से देखना, अलर्ट हो जाना, कमर सीधी कर लेना बिल्कुल सीधे सामने की तरफ, वरना एक बार में समझ आ गया तो आ गया, वरना दूसरी बार में भी समझ आ जाएगा। ठीक है, सामने देखो। अब देखो सामने देखने पर आपको पता पड़ेगा कि हमें अगर किसी बैक्टीरिया को देखना है तो सबसे पहले हम करने वाले क्या है, हम सबसे पहले एक ग्लास की स्लाइड लेंगे। ले ली भैया स्लाइड, ग्लास की स्लाइड ले लेंगे। ग्लास की स्लाइड लेने के बाद इस पर डाल देंगे हम बैक्टीरिया को। ठीक है, इस पर किसको डाल देंगे हम, बैक्टीरिया को। डालने के बाद इसको यहां से नीचे से हम क्या देंगे, गर्मी। जब इसको गर्मी देंगे तो यहाँ हीट की वजह से ये कैसी हो जाएगी, गर्म होने की वजह से जो बैक्टीरिया है वो हो जाएगा, पिचक जाएगा। बैक्टीरिया जैसे ही पिचक जाएगा तो यहाँ पर बैक्टीरिया चिपक जाएगा। दूसरी स्लाइड इसके ऊपर डाल देंगे। इस प्रकार हम बना लेंगे इसका स्मीयर। अब स्मीयर को हमें ग्राम स्टेनिंग करनी है, तो हमें करना सिर्फ इतना सा है, सबसे पहले हम इस स्मीयर पर डालेंगे प्राइमरी स्टेनिंग। तो सबसे पहले देखो, ग्राम की स्टेनिंग में जो कुछ प्रोसेस होती है उनको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्टेन। फिर इसकी जो दूसरी स्टेप होती है उसे हम लोग बोलते हैं मोर्डेंट स्टेप। तीसरा प्राइमरी स्टेन, दूसरा आपकी मोर्डेंट वाली स्टेप आएगी। थर्ड स्टेप आएगी डी कलराइजिंग स्टेप, और लास्ट वाली स्टेप आएगी सेकेंडरी स्टेन। ध्यान से समझना, सेकेंडरी स्टेन। सिंपल सी बात है, पढ़ क्या रहे हैं, ग्राम स्टेनिंग। हमें याद करना है कि ग्राम स्टेनिंग में क्या क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, ये जो बैक्टीरिया है इसके ऊपर एक डाई डालनी है। बैक्टीरिया के ऊपर प्राइमरी डाई डालनी है। तो बैक्टीरिया के ऊपर प्राइमरी स्टेनिंग में जो डाई काम में ली जाती है उसे हम लोग बोलते हैं क्रिस्टल वॉयलेट। ठीक है, ब्लू कलर की डाई हम बैक्टीरिया पर डालते हैं। अब करना क्या होता है, हम यूज देते हैं मोर्डेंट को। यार हमने क्या किया, प्राइमरी डाई को डालना है बैक्टीरिया के अंदर। हमने प्राइमरी डाई को डालना है बैक्टीरिया के अंदर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, प्राइमरी डाई को बैक्टीरिया में डालने के लिए मोर्डेंट का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर जो मोर्डेंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं आयोडीन। यहाँ पर जो मोर्डेंट होता है उसे हम लोग बोलते हैं
आयोडीन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, प्राइमरी स्टेनिंग लेकर के इस बैक्टीरिया में डाली। अब हमें यह डिसाइड करना है कि बैक्टीरिया प्राइमरी स्टेनिंग अच्छे से ले, हमें यह डिसाइड करना है कि बैक्टीरिया प्राइमरी स्टेनिंग अच्छे से ले। इसके लिए हम इसमें मॉर्डेंट डाल देते हैं। मॉर्डेंट क्या करता है, रंग का अवशोषण बढ़ा देता है, रंग का अवशोषण बढ़ा देता है। फिर हम उसमें क्या डालेंगे, आयोडीन। तो आयोडीन किसका काम करेगा, मॉर्डेंट का, डीकलराइजिंग एजेंट। अब डीकलराइजिंग एजेंट जो होता है, इसके लिए हम यहां पर काम में लेते हैं एसीटोन को। हमें करना क्या है यहां पर कि यह जो हमारी स्लाइड थी, इसमें हमने जो सबसे पहले प्राइमरी स्टेन डाला था, हम उस प्राइमरी स्टेन को चेक करते हैं कि ये प्राइमरी स्टेन 100% तरीके से बैक्टीरिया में गया, या फिर बैक्टीरिया मॉर्डेंट डालने के बाद इससे डीकलराइजिंग मॉर्डेंट डाल दिया हमने। देखो सबसे पहले हुआ क्या, सबसे सिंपल सा, प्राइमरी स्टेन बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया पे एक बार कलर डाला, ठीक है। हमने कहा कि यार कलर अच्छे से डल जाए तो रंग का अवशोषण बढ़ा देते हैं, तो मॉर्डेंट डाला, मॉर्डेंट की वजह से बिल्कुल कलर बैक्टीरिया के अंदर चला गया। अब हम यह चेक करेंगे कि मॉर्डेंट ने काम अच्छे से किया कि नहीं किया, तो हम डालेंगे डीकलराइजिंग एजेंट एसीटोन। अगर मॉर्डेंट अच्छा था, अगर डाई अच्छी थी, तो बैक्टीरिया कलर को नहीं छोड़ेगा, और अगर डीकलराइजिंग एजेंट डालेंगे तो बैक्टीरिया कलर को छोड़ देगा। अब उसकी वजह से अगर बैक्टीरिया कलर को छोड़ देता है तो फिर बैक्टीरिया कैसा हो जाएगा, अब रंगहीन हो जाएगा। तो अब फिर भी हमें बैक्टीरिया को तो देखना है, इसलिए अगर हमें बैक्टीरिया को देखना है तो हम उस पर डालेंगे सेकेंडरी डाई, जिसका नाम होता है कार्बोलफुक्सिन। कार्बोलफुक्सिन डालेंगे। ऐसे में अगर ये रंगहीन बैक्टीरिया कार्बोलफुक्सिन को ले लेता है, कार्बोलफुक्सिन को ले लेता है, इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड। और अगर बैक्टीरिया के अंदर पहले वाला ही कलर रहता है तो इसका कलर कौन सा हो जाएगा, ब्लू। पहले देखो कंसेप्ट पे फोकस करना, बैक्टीरिया का कलर या तो ब्लू होगा या रेड होगा। पूरी की पूरी प्रोसेस में या तो बैक्टीरिया का कलर रेड होगा या फिर बैक्टीरिया का कलर ब्लू होगा। अब ध्यान से समझना, अगर बैक्टीरिया ने प्राइमरी स्टेन से प्यार किया, अगर बैक्टीरिया ने प्राइमरी स्टेन से प्यार किया तो मरते दम तक डीकलराइजिंग एजेंट के आने के बाद भी प्राइमरी स्टेन को लेगा। जो बैक्टीरिया एक बार प्राइमरी स्टेन को ले ले, जो बैक्टीरिया एक बार प्राइमरी स्टेन को ले ले फिर दोबारा उसको कभी भी नहीं छोड़े, उस बैक्टीरिया को हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। लेकिन जो बैक्टीरिया डीकलराइजिंग एजेंट देने के बाद प्राइमरी स्टेन को छोड़ दे और सेकेंडरी स्टेन को ले ले, सेकेंडरी स्टेन को लेने वाले बैक्टीरिया को हम बोलेंगे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन से कलर के दिखाई देते हैं, या ये तो ब्लू या वॉयलेट कलर के दिखाई देते हैं, और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है वो रेड कलर के दिखाई देते हैं। ठीक है, मेन जो क्वेश्चन है आप तो इतना सा याद रख लेना। अगर ये प्रोसेस समझ में नहीं भी आया हो तो कोई बात नहीं, एक चीज याद रखना, प्राइमरी स्टेनिंग क्या थी, ब्लू कलर की। सेकंड नंबर पे क्या काम में लिया, मॉर्डेंट। मॉर्डेंट हमारा क्या करता है, मॉर्डेंट हमारा कलर के रिटेंशन को बढ़ाएगा। मॉर्डेंट में किसको काम में लिया, आयोडीन को। डीकलराइजिंग एजेंट में किसको काम में लिया, डीकलराइजिंग एजेंट में किसको काम में लिया, एसीटोन को। सेकेंडरी स्टेन में किसको काम में लिया, कार्बोलफुक्सिन को। तो प्राइमरी स्टेन को जो लेगा वो ब्लू कलर का होगा। ब्लू कलर के बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव, ऑरेंज कलर के, पिंक कलर के, रेड कलर के बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव। तो इस प्रकार से हमने इस टॉपिक में समझा है स्टेनिंग के बारे में। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया के बारे में, जेनेटिक मटेरियल ऑफ बैक्टीरिया के बारे में, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया के बारे में, और फाइनली हमने पढ़ा स्टेनिंग के बारे में। स्टेनिंग क्या होती है, स्टेनिंग के अंदर कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया जाता है ताकि हम बैक्टीरिया को, रंगहीन बैक्टीरिया को रंगीन बनाने की प्रोसेस को स्टेनिंग कहते हैं। और इसी प्रकार जो बैक्टीरिया रंग बनाने की प्रक्रिया में, होली खेलने की प्रक्रिया में नीले रंग को ले ले और कहे मुझे नीला ही पसंद है, वो बैक्टीरिया कौन सा होगा, ग्राम पॉजिटिव। कोई बैक्टीरिया कहे नहीं नीला हटा दो मैं लाल रंग लूंगा, नीला हटा दो मैं लाल रंग लूंगा, वो बैक्टीरिया कौन सा होगा, ग्राम नेगेटिव। इतना समझ में आ गया होगा। आई होप गाइस आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।